नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर आज चेन्नई स्थित डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। शाम को एक सार्वजनिक स्वागत समारोह और लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी होंगे शामिल। लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन पिपरावा अवशेषों पर ऐतिहासिक प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। पिपरावा अवशेषों के साथ साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का होगा प्रदर्शन। बूंदी को पर्यटन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मिलेगी नई पहचान। पर्यटन, कृषि और उद्योग में नई पहचान की ओर बढ़ेगी बूंदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में नवनिर्मित टाउन हॉल समेत 29 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन। नए साल पर रेल मंत्रालय का तोहफा, जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच पहली ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन हुई पूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। दिसंबर में यूपीआई लेनदेन में तेज उछाल। लेनदेन में 29% की सालाना बढ़ोतरी। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुए। कुल ट्रांजैक्शन की संख्या 21.63 अरब तक पहुंची। दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति आज दोपहर 12 बजे चेन्नई स्थित डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति उपस्थित छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे उपराष्ट्रपति ताज कोरोमंडल में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम को 5 बजे उपराष्ट्रपति चेन्नई के कलाईवनार अरंगम में एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। शाम 7 बजे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लोक भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कल यानी शनिवार को उपराष्ट्रपति वेल्लोर गोल्डन टेम्पल में श्री शक्ति अम्मा के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में कलाईवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कर्तव्य भवन में ई बिल प्रणाली का उद्घाटन किया, जिससे सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की प्रक्रिया कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप उर्वरक विभाग ने डिजिटल शासन और वित्तीय सुधारों को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये प्रणाली मैनुअल, कागज आधारित प्रक्रियाओं से पूरी तरह से डिजिटल कार्य प्रवाह की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिससे बिलों के भौतिक हस्तांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नड्डा ने कार्यक्रम में कहा कि ऑनलाइन सिस्टम पारदर्शी, कुशल और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने इस लॉन्च को विभाग के वित्तीय संचालन के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। दिल्ली में 1 जनवरी 2026 से नई सहकारी कैब सेवा भारत टैक्सी की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। ये सेवा निजी कंपनियों जैसे ओला और उबर के विकल्प के रूप में पेश की गई है। ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का मोबिलिटी कोऑपरेटिव है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल के सहकार से समृद्धि विजन का हिस्सा है, जिसके उद्देश्य
जिसका उद्देश्य टैक्सी ड्राइवरों को निजी कंपनियों की निर्भरता से मुक्त कर उन्हें आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त बनाना है। ये जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है, जिससे ड्राइवरों को अपनी कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा सीधे मिलता है। ड्राइवर इसके केवल कर्मचारी नहीं बल्कि शेयर होल्डर भी हैं। ऐप में पुलिस वेरिफिकेशन, इमरजेंसी बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और 24/7 ग्राहक सेवा जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ये दिल्ली मेट्रो जैसी अन्य परिवहन सेवाओं के साथ साथ काम करेगी। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक दूसरे के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की है। ये ठिकाने वही हैं जहां दोनों देशों के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। ये परंपरा पिछले 35 साल से लगातार चालू है। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनल्स के जरिए इस लिस्ट का आदान प्रदान किया। ये सूची भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के तहत आती है। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया था। इसमें लिखा है कि दोनों देश इन परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। समझौता 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। इसके तहत भारत और पाकिस्तान हर कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु ठिकानों के बारे में बताते हैं। पहली बार लिस्ट 1 जनवरी 1992 को शेयर की गई थी। ये लिस्ट ऐसे समय में बदली गई है जब मई 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में पवित्र पिपरवाह अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय लोटस लाइट रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन शीर्षक से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसमें पूजनीय पिपरावा अवशेषों के साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बुद्ध के शिक्षाओं के साथ भारत के अटूट सभ्यतागत संबंध और अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रस्तुति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक और राजनयिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रदर्शित अवशेषों में अत्यधिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के प्रत्यावर्तित पवित्र अवशेष शामिल हैं। इन पवित्र अवशेष का विश्व भर के बौद्ध समुदायों द्वारा सम्मान किया जाता है। इस प्रदर्शनी में शामिल होंगी पवित्र पिपरावा अवशेष और संबंधित प्राचीन वस्तुएं। इनके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक संदर्भों को उजागर करने वाली सुनियोजित प्रदर्शनियां भारत को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल बताते हुए व्याख्यात्मक कथाएं। यह प्रदर्शनी विद्वानों, भक्तों और आम जनता के लिए सोच समझकर तैयार की गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेलवे ने नए साल के पहले ही दिन इसके रूट का भी ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफल रहा है। यह ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर हुआ, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। यह परीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में किया गया था। यह ट्रेन कुल 16 कोच की होगी। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। वंदे भारत स्लीपर एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा के तौर पर तय की गई है। यात्रियों के लिए इसमें आरामदायक और मुलायम बर्थ, कोचेस के बीच ऑटोमेटिक दरवाजे और वेस्टिब्यूअल, बेहतर सस्पेंशन और कम शोर की सुविधा दी गई है, जिससे सफर ज्यादा आरामदायक होगा। गुवाहाटी से कोलकाता का थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए, जबकि सेकंड एसी का 3000 रुपए और वहीं फर्स्ट एसी का किराया 3600 रुपए होगा।
वंदे भारत स्लीपर उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी ही सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। तो ये थी बदलते भारत की बदलती तस्वीर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाहक के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति भवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता कुशलता के तहत विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया रूप दे रहा है। ये सीखने, काम करने और सेवाओं तक पहुंचने के तरीकों को बदल रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि बड़ा अवसर है। आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि एआई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। आने वाले समय में ये जीडीपी, रोजगार और उत्पादकता में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी
रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बूंदी में 29 करोड़ रुपए की लागत वाली टाउन हॉल और सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जिले को पर्यटन, कृषि और उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। नगर परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोटा बूंदी के सांसद श्री बिरला ने कहा कि नया साल विकास के एक नए चरण की शुरुआत करेगा, जिसमें बूंदी की समग्र प्रगति की विभिन्न पहलों के स्पष्ट नतीजे दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बूंदी को विकास के मामले में अग्रणी बनाना और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन शहर के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक विकास योजना तैयार की गई है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का एक बदलता विकास है और नया साल हम सबके विकास के साल भी हो, हमारी विरासत की संस्कृति को संजोते हुए विकास हो, जन कल्याण हो, लोगों की आकांक्षा पूरी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये दिशा की ओर बढ़ गया है। कुछ चीजों में समय लगता है, लेकिन जिस योजना से हम चल रहे हैं, इस 5 वर्ष बाद कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को विकास में सबसे आगे लाएंगे और इसके परिणाम धीरे धीरे आपको नजर आएंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि जितने हम सपने दिखा रहे हैं वो सपने पूरे होंगे नहीं होंगे। हो सकता है कुछ में कुछ कमी रह जाए, लेकिन हमारी जो बात एक एक शब्द निकलता है, समय जरूर लगता है, लेकिन हम उसको पूरा करके छोड़ते हैं। भारतीय सेना ने गुरुवार को 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। साथ ही कहा है कि यह पहल कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य के लिए सेना का लचीलापन और फुर्ती और मजबूत होगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए साल के संदेश में कहा कि सेना परिवर्तन के एक दशक से गुजर रही है। आत्मनिर्भरता तथा नवाचार हमारी सैन्य ताकत के मूल आधार हैं। उन्होंने सेना के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए अपने लिखित संदेश में कहा, स्वदेशी तकनीकों के प्रभावी उपयोग, नए विचारों और निरंतर सुधारों के माध्यम से हम सेना को अधिक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बना रहे हैं। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता इस परिवर्तन को नया बल प्रदान कर रही है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले साल शत्रु की नापाक साजिशों का ऑपरेशन सिंदूर के तहत ठोस और निर्णायक कार्रवाई से करारा जवाब दिया गया और यह अभियान आज भी जारी है। भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के तहत एयर मार्शल नागेश कपूर ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने गुरुवार 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से यह पदभार संभाला। उप प्रमुख पद पर उनकी नियुक्ति का आदेश लागू करते हुए वायु मुख्यालय में एक संक्षिप्त लेकिन गरिमामय समारोह में यह पदभार हस्तांतरित हुआ। एयर मार्शल कपूर को दिसंबर 1986 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन दिया गया था।
लगभग 4 दशक लंबे सैन्य करियर में उन्होंने वायुसेना के कई प्रमुख लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। वे संचालन, प्रशिक्षण एवं वैमानिकी सुरक्षा से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अपने पेशेवर जीवन में एयर मार्शल कपूर ने अनेक सामरिक कमान नियुक्तियां भी संभाली हैं। वो वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में अत्यंत अनुभवी पायलट्स में से एक माने जाते हैं। बीते दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। वहीं ट्रांजैक्शन की कुल राशि भी 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में रोजाना औसतन 90,217 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 87,721 करोड़ रुपए था। दिसंबर में रोजाना औसतन 698 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जो नवंबर के में 682 मिलियन से ज्यादा है। नवंबर महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 20.47 अरब रही, जो सालाना आधार पर 32% की बढ़त थी। उस महीने लेन देन की कुल राशि 26.32 लाख करोड़ रुपए रही थी, जिसमें 22% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आईएमपीएस के जरिए दिसंबर में 380 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जबकि नवंबर में यह संख्या 369 मिलियन थी। वहीं रोजाना आईएमपीएस से होने वाला ट्रांजैक्शन 21,269 करोड़ रुपए रहा, जो नवंबर में 20,506 करोड़ रुपए था। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 70.9 करोड़ सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं, जो जुलाई 2024 के बाद से 21% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2026 से सभी नई कार, जीप और वैन के फास्टैग जारी करने के लिए अनिवार्य नो योर व्हीकल प्रोसेस को बंद करने का फैसला किया है, ताकि लोगों की सुविधा बढ़ाई जा सके और हाईवे इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल सके। कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा फास्टैग के लिए KYV अब रूटीन जरूरत के तौर पर जरूरी नहीं होगा। ये सिर्फ खास मामलों में जरूरी होगा जहां शिकायतें मिलती हैं, जैसे कि लूज फास्टैग, गलत तरीके से जारी होने या गलत इस्तेमाल से जुड़ी समस्याएं। किसी भी शिकायत के न होने पर मौजूद कार फास्टैग के लिए किसी KYV की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये कदम राजमार्गों से आने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केवल शिकायत वाले विशेष मामलों में ही KYV कार्ड आवश्यक होगा। अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है तो मौजूदा कार फास्टैग के लिए KYV कार्ड की जरूरत नहीं होगी। – 2025 भारतीय नौसेना के लिए ऑपरेशन तीव्रता, स्वदेशीकरण और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का साल था। रक्षा खरीद में भारी निवेश और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी क्षमता विकास पर जोर दिया गया। देश के उत्तरी और पहाड़ी हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी है। चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है और पर्यटक नए साल के जश्न के साथ बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। चलते चलते आपको भी दिखाते हैं बर्फबारी की कुछ झलकियां। मुझे फिलहाल दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।